मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और आपने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा। खूब आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, हल्ला गुल्ला किया होगा। और आजकल आपको पता है कि लाहौर में वैसे भी जारी जश्न बहारा मेले में शहरियों के लिए एक खास अट्रैक्शन पैदा हो चुकी है और लोगों का जुमे गफीर उस मेले की रौनकें देखने के लिए जिलानी पार्क पहुंच रहा है। और बचपन में ना हम एक सबक पढ़ा करते थे या कॉल पढ़ा करते थे कि काम के वक्त काम करे और खेल के वक्त खेल अच्छा होता है। और ये महज एक कॉल नहीं था बल्कि कामयाब जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन असूल भी था। और अगर आप भी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो इस असूल को अपनाएं अपनी ज़िंदगी में कि आपने 6 दिन खूब काम करना है, अपना 100% देना है, अपने तमाम तर कंसंट्रेशन अपने काम पर रखनी है। और जब वीकेंड आना है ना तो वीकेंड भी आपने भरपूर अंदाज में गुजारना है, दोस्तों और फैमिली को टाइम देना है। सबसे बढ़कर अपने आप को भूलना नहीं है, अपने आप को भी टाइम देना है, क्योंकि इन सब के साथ हम अपने आप को, अपनी ज़ात को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, उसको पसे कुछ डाल देते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हम खुद सेटिस्फाइड रहेंगे, खुद सेहतमंद रहेंगे, फिर वो मेंटली हो सकता है या फिजिकली हो सकता है, तभी हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो इसी पैगाम के साथ, खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आंखें इंसानी जिस्म का सबसे हसास और अहम हिस्सा होती हैं। नीले आसमान पर सितारों के झुरमुट में चमकता चांद, कौसो कज़ा के रंगों में नहाता सूरज, ये सब हसीन नज़ारे आंख ही से दिखाई देते हैं। और आंखें हमारे जिस्म को वो हिस्सा होती हैं जिनका जिक्र मेडिकल से ज्यादा शेरो अदब की किताबों में हमें मिलता है। और यही आंखें बिन कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। यही आंखें हमें सबसे ज्यादा धोखा भी देती हैं। और इतनी अहम आंखों की हिफाजत करना भी उतना ही अहम होता है। लेकिन बढ़ते स्क्रीन टाइम और दीगर वजूहात की बिना पर आंखों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ग्लूकोमा, जिसे काला मोतिया भी कहते हैं, उसके केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो मोतिया की बीमारी से दुनिया भर में करीबन 50 लाख अफराद सालाना अंधे हो जाते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ग्लूकोमा या काले मोतिया का शिकार मरीजों की तादाद 20 लाख से भी बढ़ चुकी है। और ग्लूकोमा या काला मोतिया दर हकीकत है क्या, काले और सफेद मोतिये में क्या फर्क है और इस बीमारी की वजूहात क्या है और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान अहमद है, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अरसलान, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। डॉक्टर अरसलान, सबसे पहले तो हम जैसे काला मोतिया के हवाले से हम बात कर रहे थे और कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं कि काला मोतिया को खामोश कातिल भी कहा जाता है बसारत के हवाले से। तो मुझे बताइए ये बुनियादी तौर पर होता क्यों है? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, काला मोतिया जो है इसमें अगर हम बेसिक्स जो है इसकी उससे बात करें तो इसका ताल्लुक आंख के प्रेशर के साथ है। अच्छा, ठीक है। और एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है लोगों के नॉलेज में आना कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया बिल्कुल नाम की जो इनकी मुमासिलत है उसकी वजह से इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये बिल्कुल दो कतई तौर पे मुख्तलिफ बीमारियां हैं आँख की। और सफ़ेद मोतिया जो है उसका ताल्लुक आँख के लेंस के साथ होता है, जिसमें जो है उसकी क्लैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाती है और उसमें लेंस इम्प्लांट होता है आँख के अंदर। जो काला मोतिया है अगरचे इसकी काफ़ी सारी अक़साम है, लेकिन जो इसकी एक जो मेजर किस्म है जो ज़्यादातर लोगों को इफ़ेक्ट करती है उसमें आँख का प्रेशर जो है या आँख का अंदरूनी दबाव जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसकी जो जिस तरह मैंने अक़साम की बात की है, कुछ अक़साम ऐसी हैं जो पैदाइशी तौर के ऊपर भी मौजूद हो सकती हैं। अच्छा। बच्चों के अंदर कंजेनिटल ग्लाकोमा उसको बोला जाता है और उसकी तशख़ीस जो है वो तो आसानी के साथ हो जाती है। बच्चों के अंदर उसकी आँख में ऐसी विजिबल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स जब उनको चेक करवाते हैं तो वो चीज़ सामने आ जाती है और उसका इलाज मुमकिन होता है। लेकिन ये एक रेयर किस्म है। बड़ों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ों के अंदर इसकी जो सबसे मेजर किस्म है जिसको ओपन एंगल ग्लाकोमा कहा जाता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। ओके। और इसमें कई स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि ये तो बताती हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जिसमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि एज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जिस तरह ग्रोइंग एज है उसमें इसका इंसिडेंस बढ़ सकता है।
और इसके अलावा ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है उसके साथ फिर शुगर वगैरह और इस तरह की जो खून से रिलेटेड बीमारियां होती हैं या खून की नालियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके अंदर इसकी थोड़ी से जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। इसके अलावा सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी या स्मोकिंग, उससे भी इसका लिंक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, अगेन वो शुगर से रिलेटेड, ये सारी आम तौर पे हार्ट की बीमारियां और ज़्यादातर इनको अब एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके साथ इसका इंसिडेंस या इसके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हम ये कभी भी नहीं बता सकते हैं कि किसको ये बीमारी होगी। इसका मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं रखी गई है। मैंने जिस तरह बताया कि जिस तरह अबव 40 इयर्स इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसका तरीका कार क्या है कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो इंटरनेशनल या WHO की रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे अहम तरीका हो सकता है वो ये है कि 35 इयर्स के बाद कम अज़ कम साल में एक दफ़ा आँखों का बेसिक मुआयना वो ज़रूरी है। जिस वक्त आप अपनी आँख के बेसिक चेकअप्स करवाते हैं तो उसमें हम लोगों के पास स्क्रीनिंग टूल्स जो मौजूद होते हैं उनमें हम काले मोतिये के लिए बेसिक लेवल के ऊपर ही पेशेंट को चेक कर लेते हैं, जिसमें आँख के प्रेशर्स उनको चेक कर लिया जाता है और आँख के पर्दे को चेक कर लिया जाता है, जिसमें इब्तदाई अलामात मौजूद हो सकती हैं काले मोतिये के लिए। तो इसकी अब इब्तदाई अलामात क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम इसका शिकार देखें, ज़्यादातर केसेस के अंदर जिस वक्त आपने जिस तरह अभी जिक्र भी किया कि इसको खामोश कातिल कहा जाता है, तो काले मोतिये के साथ बेसिक प्रॉब्लम है ही ये कि जिस वक्त पेशेंट को ये चीज़ पता चलती है उस वक्त तक काफ़ी सारा डैमेज हो चुका होता है। तो दैट इज़ द थिंग जिसकी वजह से स्क्रीनिंग या आँखों का साल में कम से कम एक दफ़ा जो बेसिक मुआयना है, जो किसी भी आप अपने करीबी किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से करवा सकते हैं। जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो अपने तौर पे आँख के प्रेशर्स को और पर्दे को चेक कर लेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा। मतलब ऐसे कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं हमें आते जिससे हमें पता चल जाए कि हम काले मोतिये। ज़्यादातर ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स मौजूद नहीं होते हैं। जिस वक्त आँख में कोई अलामात आती हैं उस वक्त तो आप बेशक मतलब पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसको चेक भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो दूसरी ज़रूरी बात यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, काले मोतिये में जो रिवर्सल है, यानी कि जो डैमेज हो चुका है उसको वापस ले जाना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, इसलिए हम ये मतलब अगर आपकी बसारत चली गई है तो वो वापस नहीं आ सकती, जितना भी, चाहे 5% गया है, चाहे 50% गया है, या खुदा न खास्ता 100% अगर जा चुका है तो फिर उसका रिवर्सल मुमकिन नहीं है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि पेशेंट उस वक्त हमारे पास आए जिस वक्त उसका डैमेज हो चुका है, ज़्यादा हो चुका। हमारी हम जो अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को, जिस तरह ये एक सेगमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन आँख का मुआयना करते रहें। और अगर ख़ास तौर पे एक और चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर जिनकी फैमिली के अंदर ये केसेस मौजूद हैं तो उनमें भी थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब ये जेनेटिकली भी जा सकता है, जिनके पेरेंट्स को या करीबी रिलेटिव्स जो हैं जिनको ये इस तरह का काला मोतिया डायग्नोज हो चुका है या उसकी वजह से आँखें डैमेज हुई हैं, तो उनको अर्ली एजेस के ऊपर जिस तरह ये हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रहे हैं, और ये बेसिक टेस्ट हैं, इसके अलावा एडवांस टेस्ट भी मौजूद हैं। तो हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं जिस वक्त हमें ये खदशा हो कि इस पेशेंट के अंदर या ये जो हमारे पास जो भी पेशेंट आए हैं उनके अंदर कुछ भी चांसेस हैं काले मोतिये के, तो उसमें फिर बेसिक स्क्रीनिंग के बाद हम उनको कुछ मज़ीद टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसमें बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर आँख के पर्दे के स्कैन टेस्ट मौजूद है। इसके अलावा OCT स्कैन्स कहा जाता है उनको। इसके अलावा विजुअल फील्ड टेस्टिंग है और छोटे छोटे काफ़ी सारे मज़ीद टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं, और वक्त से पहले, उसके अलामात आने से काफ़ी पहले हम उसकी तशख़ीस भी कर सकते हैं और उसकी बचाव की जो तदाबीर हैं वो भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बात की कि काला मोतिये की इकसाम भी है, कितनी इकसाम है इसकी और कौन सी ज़्यादा, मैं पूछना चाहूँगी कि ख़तरनाक है या डेंजरस इकसाम है इसकी? देखिए, ख़तरनाक तो सारी किस्में हो सकती हैं अगर उनको ट्रीट ना किया जाए। ठीक है। जिस भी किस्म को आप ट्रीट नहीं करेंगे वो अल्टीमेटली कंप्लीट लॉस ऑफ विजन की तरफ लेके जा सकते हैं। अब उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जिसमें हम जिस तरह मैंने कहा कि बच्चों में और बड़ों में ये दो बेसिक टाइप्स हम डिवाइड कर देते हैं, और बड़ों के अंदर जो है
बड़ों के अंदर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा जिसको बोला जाता है, ये आप ऐसे समझ लें कि 60, 70 या इवन 80% जितने भी पेशेंट हैं काले मोतिये के, उनमें ज़्यादातर को ये जो किस्म है वो इफ़ेक्ट करती है। और ज़्यादा ख़तरनाक हम इसको इसलिए मान सकते हैं कि बाकी जितनी भी अक़साम हैं उनकी अलामात जल्दी आ जाती हैं, इसलिए वो उनका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है। ये जो किस्म है ये पाई भी ज़्यादा तादाद में जाती है और इफ़ेक्ट ज़्यादा लोगों को करती है, और इसकी अलामात ज़ाहिरी जो है कि आँख में कोई पेन हो जाए या उसमें आँख में कोई दर्द तकलीफ़, इस किस्म की जो शिकायत जो आपको जल्दी डॉक्टर के पास लेके हैं वो फौरी तौर पे सामने नहीं आती हैं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता। और उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो आँख का प्रेशर है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। ठीक है। तो आपकी आँख जो है उस प्रेशर को अडेप्ट करती रहती है, अपने जो जितने भी मैकेनिज़म्स हैं उनको जो है एक्टिव करते हुए आँख उसको उस प्रेशर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से उसका पता नहीं चलता है। टेस्टिंग वगैरह में तो वो आ जाता है कि प्रेशर इस वक्त आँख का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लेकिन पेशेंट को खुद से फील नहीं होता, और उसका जो लॉस है विजन का वो आप समझ लेंगे पेरिफेरल लॉस होता है इसके अंदर, यानी कि साइडों से नज़र आपकी ख़राब होनी शुरू होती है। अच्छा। इस वजह से बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, सेंट्रल विजन आम तौर के ऊपर सबसे आखिर में इफेक्ट होती है। लेकिन डॉक्टर अरसलान, ये क्या फिर हमें 35 या 40 के बाद ही टेस्ट जाके कराना चाहिए, उससे पहले भी हम एहतियातन टेस्ट करा सकते हैं? जी, एहतियातन टेस्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। हमारे पास अगर यंग लोग भी आते हैं तो हम अपने तौर के ऊपर उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये उनके लिए रिकमेंडेड है जिनकी या तो किसी किस्म की अपनी या फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो। 35 ईयर्स के बाद जो है वो अगर टेस्टिंग करवाई जाए तो, क्योंकि इसकी जो प्रेवलेंस है ये इसके होने के चांसेस 90% इस एज के बाद ही हैं, उससे पहले बहुत कम चांसेस हैं, होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि उससे पहले। तो मुझे बताइए डॉक्टर अरसलान, जब अगर तशखीस हो जाती है, किसी को डायग्नोज हो जाता है कि उसको काला मोतिया, तो फिर किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, कितना अरसा वो ट्रीटमेंट चलता है? देखें, जब भी कोई बीमारी हमारे सामने आती है तो उसमें मुख्तलिफ उसके हिस्से होते हैं। सबसे पहले है तशखीस का अमल। ठीक है। तशखीस के अमल में हम डिफरेंट टेस्टिंग करवाते हैं, जिसके बाद हम एक दफ़ा उनको लेबल कर देते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद दूसरा जो अमल होता है वो होता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ट्रीटमेंट को हमने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, जो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि बीमारी की शिद्दत कितनी है और किस हद तक उसने आँख को डैमेज किया है। ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट अच्छा भी है, कामयाब भी है और किसी हद तक आसान भी है। वो इस तरीके से कि सिर्फ ड्रॉप्स होते हैं जो आपको आँख में डालने पड़ते हैं। तो अब बहुत से, जिस तरह हम एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, शुगर हमारे यहाँ पाए जाने वाली कॉमन बीमारी है बहुत ज़्यादा। हाँ। और कई लोग ऐसे हैं जो शुगर को अगर अच्छा कंट्रोल करते हैं तो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी आसानी से प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। इसी तरीके से अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की टू सक्सेस इन ग्लाकोमा। ठीक है। अगर हम अर्ली तशखीस कर लेते हैं इब्तदाई जो है स्टेजेस के अंदर, और उसमें जो काले मोतिये को या प्रेशर को कंट्रोल करने वाले कतरे शुरू करवा देते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर जो है ये चीज़ सफिशेंट होती है। ठीक है। और फिर वो वक्तन फ़वक्तन उनका हम एक साइकिल सेट करते हैं जिसमें वो अपना मुआयना करवाते रहते हैं, और पीरियडिकली 6 मंथली 4 मंथली हम उनके आंखों के पर्दे के टेस्ट का एक स्केड्यूल बना देते हैं। तो क्या ये जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है और ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद क्या उनकी नज़र वहीं पर रुक जाती है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, क्या होता है फिर? जी, ट्रीटमेंट के अंदर अगर बेसिक हमारा जो इसमें गोल होता है वो आंख के प्रेशर को कंट्रोल रखना होता है। ठीक है। और आंख का प्रेशर अगर विद इन रेंज रहेगा तो वो अपना कोई डैमेज नहीं करता। ओके, मतलब दोबारा फर्दर डैमेज नहीं करेगा। जी, फर्दर डैमेज नहीं करेगा। तो प्रेशर को जब हम एक रेंज जो उसकी जो रेंज है उसके अंदर ले आते हैं, तो फिर डैमेज रुक जाता है। और बस फिर हम उनको ऑब्जर्वेशन के ऊपर रखते हैं और उनको चेक करते रहते हैं वक्तन फवक्तन कि प्रेशर्स ठीक चल रहे हैं, आंख के पर्दे के अंदर मजीद किसी किस्म का कोई डैमेज तो मौजूद नहीं है, कोई प्रेशर की फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रही हैं। ये चीज़ें हम टाइम के साथ साथ चेक करते रहते हैं। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म छुटकारा नहीं इससे हासिल किया जा सकता। काले मोतिये के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरसलान अहमद आई स्पेशलिस्ट मौजूद थे। डॉक्टर अरसलान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने हमसे बात की और डिटेल में हमने काले मोतिये के हवाले से गुफ्तगू की है। उम्मीद करते हैं कि आपके तक भी बहुत सारी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन भी पहुँची होंगी। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो जितनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है ना, उतनी तेज़ी के साथ हमारी दुनिया भी बदल रही है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ज़रूरियात और इवन के हमारे जो मौशी ज़राए हैं वो भी बदल रहे हैं और दुनिया के साथ साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और कारोबार रिवायती दुकानों से निकलकर आपको पता है अब जो है वो वेबसाइट्स पर शिफ्ट हो रहा है। और आज का नौजवान जो है वो नौकरी की बजाय अब स्टार्टअप को तरजीह देता है, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग को तरजीह देता है। और यूट्यूब एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुका है। और पाकिस्तानियों के लिए खुशाइन बात यह है कि अमेजॉन जैसे दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर काम कैसे किया जाए, अमेजॉन और फेसबुक मार्केट प्लेस पर कामयाब स्टोर कैसे बनाए जाएं, प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी कैसे कायम की जाए। क्योंकि जब तक आप इन प्लेटफॉर्म्स और वहाँ पर काम करने के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई नहीं हासिल करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर काम करने का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हासिल होगा। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए किन किन स्किल्स में महारत ज़रूरी होती है और ये स्किल सीखना क्यों ज़रूरी है और कैसे सीखे जा सकते हैं, कोई इदारे यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब हैं, जो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और इस फील्ड में आने वाले नौजवानों के लिए रहनुमाई भी जो है वो फराहम करते हैं। तो उनसे ही जानते हैं तमाम तर सवालात के जवाबात। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब, यूट्यूब से बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, अब जो है फेसबुक मार्केट प्लेस भी मार्केट में आ चुकी है। हमें तो सबसे पहले बताइए कि ये है क्या, फिर उसके बाद बाकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्लेस बेसिकली कोई भी मार्केट प्लेस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां से आप बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में दराज है, अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, वॉलमार्ट है, ईबे है, इट्सी है, इसी तरह फेसबुक ने भी अब अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च कर दी है। अच्छा। और ये बाकियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी आने वाले सालों में। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि अमेजोन पे अगर आपने कोई चीज बाय करनी है तो आप अमेजोन खोलेंगे, गूगल पे जाएंगे, अमेजोन लिखेंगे, उस पे अपनी प्रोडक्ट लिखेंगे आपको क्या चाहिए। ठीक है। जबकि फेसबुक आपकी डेली रूटीन मॉनिटर कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेसबुक को पता है कि आपको क्या चाहिए। वो आपके सामने वही चीजें दिखाएगा, वही एड्स दिखाएगा जो आपको चाहिए। अच्छा। जो आपने किसी से मैसेंजर पे बात कर ली, इंस्टाग्राम पे बात कर ली, कमेंट्स में किसी से बात कर ली, तो फेसबुक को पता चल गया कि आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। वो फिर आपको वही वाली प्रोडक्ट्स बार बार दिखाएगा जो आपकी जरूरत है, आप खरीदना भी चाह रहे हैं। अच्छा। अब बार बार सामने आ रही है तो आप खरीद भी लेंगे। तो मतलब ये निस्बतन आसान होगी ये वाली ऐप या जो भी मार्केट प्लेस आ रही है। मार्केट प्लेसेस तो तकरीबन सारी एक जैसी हैं। थोड़ा सा थीम डिफरेंट होता है, कलर स्कीम डिफरेंट होती है। अच्छा। मैं बल्कि सबसे यही कहता हूँ, जो लोग कहते हैं जी हम अमेजोन सीख लें, तो उसके बाद अगर अमेजोन बंद हो गया, अगर वॉलमार्ट ऊपर आ गया, तो मैंने कहा वॉलमार्ट ऊपर आएगा तो आप वही स्किल्स वॉलमार्ट पे यूज कर लेंगे। ओके। जिस तरह जिस बंदे को फेसबुक यूज करनी आती है वो इंस्टाग्राम यूज कर लेता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जिसको इंस्टाग्राम आता है वो स्नैपचैट यूज कर लेता है। उससे सीखना नहीं पड़ता। जब आप एक प्लेटफॉर्म सीख लेते हैं तो आप कहीं पे भी अपने वो स्किल्स यूज कर सकते हैं। मतलब वो बेसिक स्किल्स एक ही होती हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए जो हमें सीखने की जरूरत है। तो मुझे बताइए इस वक्त लोगों के लिए कितनी कारआमद साबित हो सकती है ये जो फेसबुक मार्केट प्लेस है और लोगों का कितना रुझान इसकी तरफ बढ़ा है? ये तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। क्योंकि इसके अंदर एक ड्रॉप शिपिंग का मॉडल होता है। लोग क्या करते हैं कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे 100 प्रोडक्ट्स लगा दिए उन्होंने जो उनके पास है नहीं। जब वो बिकती हैं तो वो कहीं और से खरीद के उनको भेज देते हैं। इसलिए वर्किंग पहले करते हैं। ठीक है। अमेजोन पे अगर एक ग्लास $10 का बिक रहा है तो वो देखते हैं चले हम फेसबुक पे 15 का लगा देते हैं, तो जब हमारा बिकेगा हम 10 का लेके भेज देंगे। तो बड़ी कारामद चीज़ है और बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तभी आप बेचें, ये इन्वेस्टमेंट है तभी, आप इसकी सर्विसेज भी बेच सकते हैं। अच्छा। जिस तरह लोग अमेजोन पर बेच रहे हैं, तो हर अमेजोन पर बेचने वाला अपने अकाउंट खुद हैंडल नहीं करता। उसने टीम रखी हुई है, उसने वर्चुअल असिस्टेंट रखे हुए हैं, वो वर्चुअली उसका अकाउंट हैंडल करते हैं, उसे चार्ज करते हैं। तो सर्विसेज की एजेंसी बनाना भी बड़ा जरूरी है। हमारी यूथ को मैं अक्सर एक ही पैगाम देता हूँ कि जॉब माइंडसेट से निकलें और अपना कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें जिसमें आप जॉब्स क्रिएट कर सकें। ओके। लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके मतलब माइंड सेट इस तरह के बने हुए कि अगर हम लोग कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे या कोई कारोबार हमें स्टार्ट करना है तो हमें सरमायाकारी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको तब चाहिए ना जब आपने कोई बिजनेस शुरू करना। ठीक है। जब आपने सर्विसेज देनी तो आपको स्किल्स चाहिए। ओके। स्किल्स आप जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़ाया नहीं होती। और एक चीज जो नौजवान नस्ल सोचती है ना, कोई भी बंदा सोचता है कि मैं ये काम शुरू करूं, मैं कैसे कम्पीट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम यूट्यूब की बात करते हैं, एक बंदा अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है,
और वो करंट अफेयर्स पे बात करता है। ओके। अब वो कहता है जी फलां बंदा उसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा क्या बनेगा? तो उसे ये सोचना चाहिए 1 मिलियन वाले के भी एक दिन एक ही सब्सक्राइबर, हाँ। वो काम कर करके 1 मिलियन पे पहुंचा है, तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अगर आप ये सोचते रहेंगे जी मेरे पास इतने पैसे आएंगे तो मैं शुरू करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। तो आपके पास जो वसाइल हैं, जो महदूद वसाइल हैं, उससे शुरू करें। ओके। सर्विसेज से शुरू करें, वहां से पैसे बचाएं और पैसे सेव करने के बाद फिर आपको बिजनेस भी स्टार्ट करें, अमेज़न पे करें, वॉलमार्ट पे करें, ईबे पे करें, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। लेकिन ये बात का प्रोसेस है। लेकिन सर्विसेज में फिर किस तरह की सर्विसेज ज्यादा कह लें कि उसका रुझान है या तरजीह दी जाती है उसको? इस वक्त क्योंकि अमेज़न दुनिया की बड़ी मार्केट प्लेस है, तो उसके अंदर जो मेन सर्विसेज जो बिकती हैं वो एक है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने क्या बेचना है अमेज़न, ठीक है। एक है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि अब जो आपने बेचना है उसको आपने सोर्स कैसे करना है। फिर उसके बाद इसकी एक स्किल होती है जिसको हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, जो स्पॉन्सर ऐड हमारे सामने चलते हैं फेसबुक पे। ये 3-4 बेसिक सी चीजें होती हैं और कोई भी इंसान मेहनत करके सीख सकता है। अच्छा। इसके लिए कोई आईटी का बैकग्राउंड, इंग्लिश बहुत अच्छी होना, ये चीजें जरूरी नहीं है। अच्छा। ये बेसिक चीज है, जो भी इंसान मेहनत करेगा वो इसको सीख सकता है स्किल को। अब वो स्किल सेट सीखने के बाद ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके। अच्छा, जैसे हमने अमेज़न की बात की, वहाँ पे प्रोडक्ट बिकती है। अपवर्क इसी तरह एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सर्विसेज बिकती हैं। ओके। आप कहते हैं जी मैं आपको कंटेंट लिख दूंगा अमेज़न का, मैं आपको फोटोग्राफी अच्छी कर दूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट हंट कर दूंगा, प्रोडक्ट में आपको अलीबाबा के थ्रू सोर्स कर दूंगा। तो आप अपने घर पे बैठे अपने कंफर्ट जोन में वाया इंटरनेट, आप अलीबाबा के थ्रू आप चाइना जा तो नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। आप घर पे बैठ के चाइना की हर फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं अलीबाबा के थ्रू, और वहां से एक अच्छी प्राइस लेके अपने क्लाइंट को दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल गई है। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जिसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये पता नहीं कौन सा होगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने BScs या कंप्यूटर साइंसेज या IT में मास्टर्स किया, अच्छा, और वो स्किल नहीं सीख पाए। ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मैट्रिक और इंटर पास है, स्किल सीख के $2,000 महीने का कमा रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। इस पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बैकग्राउंड या इंग्लिश ये चीजें मैटर नहीं करती हैं इसके। लेकिन ये जो फिर नई जो मार्केट प्लेस आई है, फेसबुक मार्केट प्लेस, फिर इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है कि कहीं और से हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं? फेसबुक मार्केट प्लेस भी मतलब ऐसा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होती ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं रियल बात करूं, इससे मुराद ये है कि वो यूट्यूब से देख के सीख जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो 1 या 2% होते हैं। बाकी ज़ाहिर है अक्सर लोगों को सीखना पड़ता है कहीं से, कि हमें कोई मेंटोरशिप मिले, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला हो। मेंटोर का बेसिकली काम ये होता है कि कोई भी फील्ड है ना, तो उसके अंदर 5, 6, 7 अगर रास्ते हैं पैसे कमाने के, जैसे मैंने बताया सोर्सिंग, हंटिंग, तो मेंटोर आपको देख के चूज करता है कि आपको ये स्किल अच्छी रहेगी, आप इस फील्ड के अंदर आ जाए, या आप इसको छोड़ दें, आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग में आ जाए, आप किसी एक एरिया में आ जाए। तो बेसिकली तो मैं प्रेफर करता हूँ कि सब लोगों को अमेज़न की तरफ आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। जब वो आ जाती है तो छोटी छोटी आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की एग्जांपल दी, उस पर हम लोग भी गाइड करते हैं, और भी लोग हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर पाकिस्तान में इसका मुकाबला किया जाए अमेज़न के साथ, तो मुझे बताइए कितना ये अपना जो जगह बना सकेगी पाकिस्तान में? नहीं, अभी टाइम तो लगेगा ऑफ कोर्स। अच्छा। अभी बिल्कुल स्टार्ट है फेसबुक मार्केट, बिल्कुल भी नहीं, चंद महीने तो हो गए हैं। अमेरिका में है, पाकिस्तान में भी रिसेंटली आ चुकी है। अच्छा, अमेज़न इटसेल्फ तो पाकिस्तान में नहीं है, एज अ मार्केट प्लेस नहीं है। फेसबुक है एज अ मार्केट प्लेस, तो जाहिर है जो मार्केट प्लेस है उसी के चांसेस ज्यादा हैं ग्रो करने के। ओके। लेकिन हमारे पैसे कमाने के चांसेस अमेज़न पे ज्यादा है पाकिस्तानियों के। ठीक है। क्योंकि अमेज़न पे बहुत से लोग बेच रहे हैं, पूरी दुनिया से बेच रहे हैं, हम उन्हें सर्विसेज देके डॉलर्स में इनकम जनरेट करेंगे। ओके। पाकिस्तान में अगर हम मार्केट प्लेस पे अपनी चीज बेचेंगे वो तो रुपयों में बेचेंगे, वो रुपए में, हाँ, तो जाहिर बात है हमारा फायदा और हमारे मुल्क का फायदा इसी में है कि हम बाहर काम करें, रहे पाकिस्तान में, सर्विसेज दें बाहर, और डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आए। मतलब हमें जो ज्यादा फायदा होगा, ये हमारी मईशत को फायदा होगा, वो ये होगा कि हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर के लिए काम करें, और बाहर से डॉलर्स आएंगे तो हमें ज्यादा हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो मुझे बताइए, ये क्यों कहा जाता है कि जो अमेज़न है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है और टेक्निकल है बनिस्बत अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स देखा जाए? क्या इसमें मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। 2 से 3 महीने में कोई भी आम आदमी जो कंप्यूटर चला सकते हैं और बेसिक इंग्लिश आती है, अच्छा, वो इसको सीख सकता है। अगेन मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी हैं कई फुल सीखने के बाद नहीं कमा सकते, नहीं कमाते, फोकस नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। अच्छा। और जो मेहनत करे वो 2-3 महीने में अच्छी ट्रेनिंग लेकर काम कर सकते हैं। ये कोई ऐसी इसमें टेक्निकल चीज नहीं है। अच्छा। अब जाहिर बात है मैं यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्टर या वो नहीं है कि मैं अगर करके दिखाऊं किसी को, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बंदा फेसबुक सारा दिन यूज करता है, यूट्यूब यूज कर लेता है, तो वो थोड़ी सी मेहनत करके अमेज़न की स्किल भी सीख सकता है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे हमारे इदारे होने चाहिए हुकूमती सतह पर जो अब नौजवान नस्ल को इस साइड पर लेकर आए, टेक्नोलॉजी के हवाले से ज्यादा अवेयरनेस हो? इस पे ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है। लास्ट टाइम भी जब मैं आपके शो में आया था तब पंजाब गवर्नमेंट ने
टेप्टा के थ्रू, एक दुबई एक्सपो में भी किया था, पाकिस्तान में भी टेप्टा भी काम कर रहा है, PSTF है और बहुत सारे इदारे हैं जो ये गवर्नमेंट लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। हाँ। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट हर बंदे के घर में नहीं आएगी कि भाई आ जाओ आप काम करो, और हम लोग भी, हमें लोग कहते हैं जी आप ट्रेनिंग देते हैं तो क्या अब मैं कैसे ट्रेनिंग करूं, मैं कैसे करूं? देखिए हमने आपके घर पे नहीं आना, आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। टैक्सेस पे भी गवर्नमेंट ने बड़ी छूट दी है इस पे कि जो रजिस्टर्ड फ्रीलांसर है उस पे 0 टैक्सेस है। ओके, तो गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो अपना कर रही है। अब इससे ज्यादा गवर्नमेंट के वसाइल भी नहीं है कि वो हर बंदे को घर में $1000 महीने का दे दे, तो कुछ आपको और हमें खुद मेहनत करके कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी। और हमने देखा अहमद साहब के अब अमेज़न से आसान जो प्लेटफॉर्म है, जो कहा जा रहा है कि एयरबीएनबी भी इस वक्त पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, तो ये कितना आसान है और इसको इस्तेमाल करना कितना आसान होने वाला है लोगों के लिए? एयरबीएनबी नया नहीं है, ये भी कुछ पुराना ही है। अच्छा, एयरबीएनबी बेसिकली है जहाँ से आप लोग बुकिंग करते हैं होटल्स वगैरह की। ओके, एक तो booking.com, hotel.com वगैरह है। तो एयरबीएनबी पे आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो उनके अपने फ्लैट्स हैं या अपने रूम्स हैं वो लोग रेंट पे देते हैं। अच्छा, अपने घर रेंट पे देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फर्ज करें आप 15 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं तो आप कहते हैं मुझे किसी होटल में नहीं ठहरना, आप एयरबीएनबी से कोई भी 2 बेडरूम का फ्लैट देखते हैं और वो ओनर आपको कहते हैं जी ठीक है मैं आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी दूंगा, 2 वीक के लिए आप ये यूज करें, वो आपसे उसका चार्ज कर लेगा। अच्छा, जरा लोग कंफर्टेबल होते हैं कि फैमिलीज के साथ खास तौर पे कि जरा खुली जगह होनी चाहिए, टीवी लाउंज भी हो, होटल के रूम ज़्यादा छोटे होते हैं, तो एयरबीएनबी बेसिकली इस चीज़ का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, होटल्स भी इस पे मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर इस पे वो लोग होते हैं जो अपने घर या घर का कोई कमरा रेंट पे दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे बिजनेस भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक घर ले लिया लाहौर के किसी अच्छे इलाके में, ठीक है, अब उस घर को उन्होंने रेंट आउट कर दिया एयरबीएनबी पे। ओके, अब आप 1 कनाल का घर, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी नॉर्मल एरिया में अगर 1 लाख रुपए रेंट पे दे रहे हैं तो जब आप 10,000 रुपए पर नाइट के हिसाब से देंगे, 20 नाइट्स भी अगर जाते हैं तो 2 लाख रुपए कमा लेंगे आप। तो एयरबीएनबी का बिजनेस एक तो इस तरीके से अच्छा हो सकता है कि लोग अपने जो भी उनके घर हैं या एक्स्ट्रा रूम है कोई, या कोई रूम रेंट आउट कर लेते हैं, वो रेंट पे ले लेते हैं और उसको देते हैं सर्विसेज। अच्छा, फिर ये है कि आप उसकी सर्विसेज देते हैं। ओके, जिस तरह अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10 घर हैं जी, अब एक बच्चा आता है वो कहता है जी मैं एक्सपर्ट हूँ, आप साइड पे बैठ जाएं, मैं आपका एयरबीएनबी का अकाउंट हैंडल करूंगा, मैं सारा रेंट आउट करूंगा, सब लोगों से मैनेज करूंगा, आप मुझे क्या पे करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हम अमेज़न पे सर्विसेज बेचते हैं, इस तरह आप एयरबीएनबी की भी सर्विसेज बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो अब रास्ते इतने ज्यादा हैं कि आपने बस चूज करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। लेकिन आपको किसी भी बच्चे या बच्ची को ये नहीं कहना चाहिए जी मैं क्या करूं जी मेरे पास तो मौके नहीं है। आज से 10 साल पहले अगर आप ये बात करते तो समझ आती थी। आज ये बात अब तो मार्केट भरी पड़ी है, आप कहीं पे भी चले जाओ आपको स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स के हवाले से हर चीज मिल जाएगी। इवन के इंटरनेट पे भी हर चीज मिल जाती है, हर चीज मुकम्मल सहूलत है ना आपके पास। आपको कोई भी चीज, अब मुझे बताएं कि पहले दौर में लोग कहते थे कि जी मेरा अमेरिका का वीजा लगेगा, यूके का वीजा लगेगा, मैं यूके जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा। अब हम कहते हैं जी आप अमेज़न का काम सीखें, क्लाइंट यूके में बैठा है, लंदन में आपका क्लाइंट है, उसको सर्विसेज दें और 1000 पाउंड पाकिस्तान में बैठ के कमाएं। अच्छा। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ के लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप यहाँ बैठ के पैसा कमाएं ताकि वही पैसा आपके मुल्क में आए। और एक अगर यूके में रहने वाला बंदा अगर 1000 पाउंड कमाता है तो वो बड़ी हैंड टू माउथ लाइफ गुजारता है। अच्छा, वो वहाँ के लिए बहुत थोड़ी अमाउंट है, लेकिन जब पाकिस्तान में 1000 पाउंड है वो 230, 40, 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं, तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो ई कॉमर्स के हवाले से, उन्हें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है पेमेंट के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से? अच्छा, एक तो जो मेन चैलेंज जो स्टार्ट में होता है ना, वो लोग कहते हैं जी हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते, जी हमने काम सीख लिया हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहा, और फलां बंदे के पास तो इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो बात मैं पहले कर चुका हूँ कि एक दिन उस बंदे का भी वो था जब उसे ऑर्डर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे है, हाँ। तो आपको डटे रहना है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगे रहे, जो बंदा लगा रहता है उसको काम मिल जाता है। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, बच्चों के नजदीक ये चैलेंज है कि हमें काम नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ ये चैलेंज नहीं है, आप मेहनत करते हैं आपको काम मिल जाएगा। दूसरा पेपाल का है, वो भी आ जाएगा फ्यूचर में पाकिस्तान में, उसकी भी कोशिश हो रही है, लेकिन उसके अलावा प्लेटफॉर्म मौजूद है, पेमेंट गेटवेज हैं हमारे पास। के अलावा कोई अल्टरनेटिव है? पेयोनियर है, ट्रांसफरवाइज है। पेयोनियर तो बड़ा बेसिक है, पाकिस्तान में बैठ के आपका अकाउंट खुलता है और वो आपका पाकिस्तानी बैंक्स के साथ या जैज़ कैश के साथ लिंक भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आपको उसमें डॉलर्स में पेमेंट आई है, आप उसे अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो पेमेंट के इश्यूज अब नहीं रहे इतने। ओके, पेपाल का किसी हद तक है, लेकिन अगर आपके पास, उसके सादा से एग्जांपल है ना, एक शहर में जाने के 3 रास्ते हैं, एक बंद भी है तो 2 खुले हुए हैं। आप उसका नहीं इंतजार करें कि तीसरा खुलेगा तो मैं जाऊंगा। आप दूसरे 2 जो है वो इख्तियार कर लें, यूज करें। ठीक है जी। हाफिज मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले
हवाले से, ई-कॉमर्स के हवाले से और स्टार्टअप्स के हवाले से बात कर रहे थे जनाब कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास मार्केट में और हम क्या क्या चीज़ें जो है अपनी सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे पैसे किस तरह हम लोग कमा सकते हैं। तो इसी नोट में हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जदीद ज़माने के जदीद तकाज़ों के हवाले से कि किस तरह मॉडर्न ज़माने में तरक्की करने के लिए हमें जदीद स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है और आज के दौर में स्किल्ड बेस्ड और टेक्निकल एजुकेशन इंतहाई अहम हो चुकी है क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कि जॉब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होंगे तो जॉब का हसूल जो है ना वो हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और वक्त की इस अहम ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से कॉलेजेस में इनकलाबी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है और तारीख में पहली बार 11 टेक्निकल डिग्रियां शुरू करने का फैसला किया गया है और लाहौर के 10 कॉलेजेस में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फूड साइंसेज समेत दीगर डिग्रियों का आगाज़ किया जा रहा है। और इन डिग्रियों में एडमिशन्स कब से होंगे, लाहौर के कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी डिग्रियों का आगाज़ किया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान है, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीज़न है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं सज्जाद हुसैन साहब ने। सज्जाद साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और सुलेमान साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले सलमान साहब आप ही से शुरू करती हूँ, मुझे बताइएगा लाहौर के 10 कॉलेजेस में ये 11 डिग्रियाँ फैसला किया गया है कि शुरू करनी है, मुझे बताइएगा इस हवाले से इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आप लोगों का पीछे इसके पस मंज़र था जिसकी वजह से आप लोगों ने ये स्टार्ट करने का सोचा है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड इज चेंजिंग और इस तब्दील होती दुनिया के साथ ऑक्यूपेशन प्रोफेशन भी चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया मसला जो है वो नौजवानों की बेरोज़गारी है। थाउजेंड्स अभी भी नौजवान बेरोज़गार हैं। उसकी बुनियादी वजह कि उनको जो राइट प्रोफेशन है उसकी सिलेक्शन नहीं होती। देयर वाज अ टाइम कि जब एक तरखान का बेटा उसी से सीख कर वो तरखान बन जाता था, लेकिन ट्रेंड्स चेंज हुए और अल्टीमेटली ड्यू टू मीडिया इफेक्ट्स अब हर बंदा, हर नौजवान चाहता है कि वो भी अपने ख़ानदान को आगे लीड करे। और एजुकेशन का तो बुनियादी मकसद ही यही है कि किसी नौजवान के अंदर जो ख्वाबीदा या इनर कैपेसिटीज हैं उसको बाहर लाया जाए और उसको माशरे का मुफीद शहरी बनाया जाए ताकि उसके अंदर एक क्रिएटिविटी जो है उससे पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किसी स्पेसिफिक नहीं है, हर जगह से टैलेंट आ सकता है। और इसी तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी लकी, विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ मुझे जो ऑफिसर्स मिले, हमारे बहुत ही मोहतरम सैयद जवेद इकबाल बुखारी साहब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और जनाब नईम गौस साहब स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और DPI कॉलेज जी सैयद मोहतरम आशिक हुसैन, डॉक्टर आशिक हुसैन साहब, ये इनका एक विजन ये था कि नौजवानों को इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में उन प्रोफेशंस की तरफ ले जाया जाए जिससे उनको मैक्सिमम आगे चांस मिल सके रोजगार के। एजुकेशन की तरफ से ये जो अच्छा इकदाम मैं तो कहूँगी उठाया गया है, कितना ज़रूरी था इसको उठाना आज के दौर में, क्योंकि हम ये सारा दौर ही डिजिटलाइजेशन का हो गया, जब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल मुनीबा, बहुत शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ कि मैंने तो इसको लिखा ये एक इनकलाबी इकदाम है और अफसोस की बात यह है कि ये इकदाम पहले उठाए जाने चाहिए। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो मैं सैयद जवेद इकबाल बुखारी साहब जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है वो आज रिटायर भी हो रहे हैं और ये एक ऐसा इकदाम करके गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए काबिल तहसीन है कि उन्होंने ये ऐसा स्टेप लिया कि और इस काबिल समझा। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई ख़ास बजट मुख्तस नहीं किया गया है। अब देखें कि जो ये BS प्रोग्राम शुरू किए गए, न्यूट्रिशनिस्ट का है, सॉफ्टवेयर का है, फूड का है, तो इनके लिए कॉलेजेस को वाकई इंटरव्यू के लिए शायद किया जा रहा है कि वो इस पे डेली वेजेस पे टीचर रख सकें।
और ये हमारा अलमिया रहा है कि आज तक स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन कॉलेजेस तक और यूनिवर्सिटीज़ तक कभी भी फैकल्टी मुकम्मल नहीं हुई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने सबसे पहले इनकी डीपीआई आशिक साहब को, डॉक्टर आशिक को सवाल किया कि मैंने कहा सर आप ये 2022 के अंदर ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी मुनीबा बात यह है कि 10 कॉलेजेस के अंदर डी फार्म भी शुरू किया जा रहा है। अच्छा, यानी फार्मासिस्ट भी बनेंगे ओके कॉलेजेस के अंदर। और इसका इतना मेरिट हाई था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो फार्मेसी कॉलेज है उसका इस दफ़ा मेरिट 1100 में से 1098 रहा है। ओहो वाओ। अब बताएं, एक बच्ची बेचारी ने टॉप किया, 1096 नंबर उसने लिए और वो अभी भी रो रही है कि उसको दाखिला नहीं मिला। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह यही थी कि हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर कॉलेजेस की इस तरह के जो डिग्रियां हैं उसकी कमी थी। और अब अगर जब ये 10 डिग्रियां ऑन हो जाएंगी, 10 कॉलेजेस के अंदर ये डिग्री ऑन हो जाएगी फार्मासिस्ट की और दीगर की, तो मैं समझता हूँ कि मेरिट काफ़ी नीचे आ जाएगा, इसमें कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। और इसकी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर फीस है वो 4 से 5 लाख रुपया पर सेमेस्टर। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। और आप देखें ये 5 साल का है, 10 सेमेस्टर भी अगर बनते हैं तो आप इसका कैलकुलेट करें कि गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे को इस तरह की तालीम। और पब्लिक जो सेक्टर है कॉलेज के अंदर उसको तो आपको कोई मसला ही नहीं है, 2 से 3 हज़ार रुपया आप उसमें सर्व कर सकते हैं। तो ये इनकलाबी इक़दाम पहले आने चाहिए थे। और अभी भी अगर डीपीआई आशिक साहब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जैसे सलमान साहब उनके साथ हैं, ये लाहौर डिवीज़न के 4 इनके डिस्ट्रिक्ट इनके अंडर हैं, तो ये कर रहे हैं। तो ये सिर्फ लाहौर में इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसको आगाज़ करके इसको मतलब एक मॉडल बनाया जाए और फिर उसके बाद बाकी पाकिस्तान में। मैं यही कहूंगी, आपकी सेकंड करूंगी आपकी बात को कि देर आर दुरुस्त पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसको, अपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लाहौर में चलाएंगे हाँ। ताकि लाहौर के अंदर ये खुद निगरानी कर सके, देख सके कि किस क्या सूरत हाल है, ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको शुरू किया जाए। सुलेमान साहब आपसे जानना चाहूंगी कब से इसका आगाज होगा इन डिग्रियों का, कौन कौन से जो कॉलेजेस है इसमें शामिल होंगे? इंशाल्लाह कमिंग सेशन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम फॉर 2022। ओके। और जैसे काजमी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि चले देर है दुरुस्त है, किसी न किसी ने तो स्टार्ट करना था। मैं समझता हूँ कि ये हमारे सैयद जवेद इकबाल बुखारी साहब के नाम चली गई एक चीज़, हाँ जी। तो अल्लाह जिसको इज्जत दे। बाकी देखें, आप जाते रहते हैं, बेशुमार लोग हमारे दुबई जाते रहते हैं, यूएई जाते रहते हैं, वहाँ पर देखे कितने लोग जॉब वहाँ पर होटल्स में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। और उनमें मैक्सिमम मेजॉरिटी जो इंडियंस, थाई लोगों की और श्रीलंकन और बंगालियों की हाँ जी। बड़ा बहुत कम होता है कि पाकिस्तानी में नजर आ जाए वहाँ पे। हाँ। व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसी तरह हमारे जो टूरिज्म, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि मुल्क में टूरिज्म को फरोग दे, तो टूरिज्म को फरोग के लिए भी हमें ऐसे स्पेशलिस्ट चाहिए जो हॉस्पिटैलिटी को समझते हो, टूरिज्म को एक्सपेंड करने का समझते हो। तो हम BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दैट इज रियली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन ननकाना साहब फ्रॉम, बिकॉज वो एक हब है जहाँ थाउजेंड्स ऑफ 1006 जो हैं इंटरनेशनल लोग आते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। ठीक है। मोर ओवर डी फार्मेसी, मैं काजिम साहब की एक बात थोड़ा सा चेंज करूँ कि ये नहीं है श्योर कि ये डी फॉर्म हर कॉलेज में शुरू होगा। ये वहाँ हम शुरू कर रहे हैं ये प्रोग्राम जहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल फैसिलिटी, कुछ रिलेटेड फैसिलिटी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी की बात है ना, तो केमिस्ट्री के जहाँ PhD लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पर हम इसको शुरू करेंगे। उसके साथ जो हेल्पिंग टीचर्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला वो साथ शामिल हो जाएंगे। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी दयाल सिंह कॉलेज, वहाँ पर केमिस्ट्री के 4 PhD डॉक्टर्स हैं। ठीक है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर HED। बल्कि मैं समझता हूँ कि सही किसी काम का जो लोगों का इस्तेमाल जो है वो शुरू होगा। फिर इसी तरह फूड एंड न्यूट्रिशन अपोआ कॉलेज फॉर वुमेन में, और अपोआ कॉलेज में ही एक बहुत जबरदस्त अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर मैनेजमेंट साइंसेस, ये डिपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि फीमेल जो हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में दे आर बेटर परफॉर्मर्स एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है। तो हमने यही इस रिसर्चेस की बेस पे हमने कहा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड मैनेजरियल साइंसेज फ्रॉम अफवा कॉलेज। ठीक है। तो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है फीमेल की
वहाँ से। इसी तरह बेशुमार टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग है, फाइन आर्ट्स है, जस्ट लाइक फूड टेक्नोलॉजी है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज प्रोग्राम्स ऑन द सैम्पल बेसिस। ठीक है। On the start in Lahore, inshallah ta'ala, it will expand within a span of 2-3 years in whole Punjab, inshallah. ठीक है। और ये होगा, आपने मुझे बताइए काज़मी साहब, ये अफोर्डेबल तो होगा ना तालिब इल्मों के लिए, ज़रा बोझ तो नहीं पड़ जाएगा उनके लिए? नहीं, जैसा कि मैं पहले इसकी तारीफ कर चुका हूँ कि पब्लिक कॉलेजेस के अंदर जो फीस ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट की चल रही है वही फीस इनसे ली जाएगी। अच्छा। साइंस सब्जेक्ट है, शायद इस पे कोई इनका कोई इसमें मीटिंग हो जाएगी कि थोड़ा सा फैकल्टी महंगी पड़ रही है या कोई अच्छी फैकल्टी ये लाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से। लेकिन वो ये एक नॉर्मली आम गरीब आदमी, यानी कि एक तो था मिडल तक हाँ जी। ये गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड करेगा इस डिग्री को। और ये डिग्री हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाकर जो है वो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और ऐसी डिग्रियां आप देखें कि कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि यार वो शेफ 5 लाख रुपए सैलरी बिल्कुल ऐसे, हाँ, होटल के अंदर, हाँ, यार तुमसे तो खाने पकाने वाला। अच्छा, उसकी क्वालिटी चेक करें, उसकी इंटरनेशनल उसका स्टैंडर्ड चेक करें। तो इसलिए जो जिस ऐसी डिग्रियां जिसे हम अभी भी तौहीन समझते हैं कि ये काम मैंने नहीं करना, मैं क्यों करूं, बिल्कुल उसके अंदर 5-5 साल की डिग्रियां, 10-10 साल की PhDयां हो रही हैं, एमफिल हो रहे हैं और भी बहुत सारे उस पर BS प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर काम है। अब एक और मुझे गिला है कि अगर एक स्टूडेंट मैट्रिक करता है जी, तो उसके लिए काउंसलिंग सेंटर नहीं है। जब बच्चा 9th के अंदर जाता है, साइंस सब्जेक्ट रखता है या आर्ट्स रखता है, जो भी उसको लाइक करता है, उसको 9th क्लास के अंदर अगर कोई गाइडेंस नहीं है काउंसलिंग की तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता। एग्जैक्टली, हाँ जी। अपने तौर पे उसका पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो उसको गाइड कर दें, उसकी प्लानिंग करें, काउंसलिंग करें। अगर 9th के अंदर उसने सब्जेक्ट, अब मुझे बच्चा कहता है कि मैंने बायोलॉजी रखनी है, बायोलॉजी रखता है और आगे जाके कहता है कि मैंने IT में जाना है, उसको कोई समझाए कि अगर वो मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी रख लेगा कि वो सेकंड ईयर के अंदर FSC के अंदर भी IT में जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कंप्यूटर 9th में रख लेगा तो वो आगे जाके FSC बायोलॉजी में नहीं जा सकता। बिल्कुल। उसको कंफ्यूजन पैदा होती है। तो इसके लिए काउंसलिंग सेंटर कोई नहीं है हमारे पास। कम से कम अगर इस कॉलेज बेसिस पे नहीं करने तो हम डिवीजन बेसिस पे ऐसे ऑफिस बनाएं जिस पे हम ये ऐलान करें कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में आ रहे हैं या जिनकी सोच है, देखिए मालूमात लेने पे तो कोई पाबंदी नहीं, कोई भी क्लास का बंदा, किसी भी उम्र का बंदा आपको कॉल करके पूछ सकता है कि ये इसका क्या तरीकाकार होगा और ये डिग्री कैसे होगी। हाँ जी। तो 9th क्लास के बच्चे में मैंने तजस्सुस देखा है कि वो देखता है कि मैंने आगे जाके क्या करना है। इतनी ज़हीन हमारी पौध आ चुकी है, इतने बच्चे ज़हीन है कि वो 9th क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो आगे जाके मैं क्या करूंगा। लेकिन उनको उनके एकेडमी के टीचर और स्कूल के टीचर के अलावा समझाने वाला कोई नहीं, और वो भी एकेडमी और स्कूल के अंदर बच्चों को टीचर टाइम नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। वो उसको आगे से डांट देते हैं। और काउंसलिंग सेंटर तो ये होना चाहिए कि आप बच्चे को बिठाएं रोजाना, उसकी बल्कि उसको बकायदा उसको डेली बुला सकते हैं आप और उसको बुला के समझाएं कि आज अगर आपने 10 मिनट दे दिए, वो कह रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप कहें बेटा आप कल ना जाएं, ठीक है, आप कॉल कर लें। अब ये तरीकाकार है। अगर आपके पास अमला ज्यादा रखने की सलाहियत नहीं तो आप कॉल सेंटर बना लें, उसके ऊपर आप लाइंस बिजी कर लें, उसको दे दें। तो इस तरह जो आप अगर ये शुरू करेंगे तो जिस तरह इन्होंने ये 11 प्रोग्राम कॉलेजेस में शुरू कर रहे हैं, ये प्रोग्राम अगर इस तरह अब ये BS वो हैं जिनको बच्चों को आप कहेंगे कि बेटा ये हमने नया प्रोग्राम शुरू किया, आप इसके अंदर ज्वाइन कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चा कहेगा अच्छा जी बहुत अच्छा, हाँ बेटा फूड में करें, आप न्यूट्रिशन में करें, बहुत इसमें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट अब इधर आ रहे हैं DPT पे आ रहे हैं, फिजियोथेरापी के अंदर पेशेंट। अब देखिए ना, मेडिसिन, एक बंदे का मैदा खराब हो चुका है मेडिसिन खा के, वो डॉक्टर मशवरा देगा कि आप कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज कर लें। अब इस पे भी तनकीद होती है कि ये तो भाई मालिश करता है बंदा। अब DPT पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि बहुत सारी, ये मेरे से 70 से 80% बीमारियां ऐसी हैं जो जॉइंट पेन है या और भी चीज़ें हैं, दर्द हैं, वो एक एक्सरसाइज के जरिए उसको रिलीफ किया जा सकता है।
जरूरी नहीं कि आप गोलियां 8-10 गोलियां डेली 3 टाइम खाएं। लैक ऑफ काउंसलिंग है यहाँ पर, उस हवाले से काम अब बच्चे को आप बताएं कि आप डीपीटी करें बेटा, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बने, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट बने। न्यूट्रिशनिस्ट इतनी कमी है, आपको अंदाजा होगा कि तमाम पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट बैठते ही नहीं अब तो बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है न्यूट्रिशनिस्ट की और इसकी। तो सलमान साहब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सजाद साहब ने कहा है ये सारी जो शिकायत भी की है और कुछ आप लोगों को एडवाइस भी दी है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जो काजी साहब ने बात की कुछ अर्सा पहले 2 डिकेड्स अर्लियर, जब रियाज फतेहाना साहब मिनिस्टर एजुकेशन थे, अच्छा, उस वक्त ये आइडिया फ्लोट हुआ था कि हर स्कूल की सतह पर एक स्कूल काउंसलर होना चाहिए, उसको अपॉइंट किया जाए जी। उसका बुनियादी मकसद यही है कि हर बच्चा जो है वो सर्टन कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज और एप्टीट्यूड रखता है, तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ओके, इसको लिए वो बड़ा जरूरी था कि टेस्ट होते हैं, दुनिया भर में टेस्ट है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, दुनिया टेस्टों पे चली गई। उन टेस्टों की बेस पे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन होता है, ठीक है। और वो टेस्ट जैसे ISSB में होते हैं अप्लाई, जिसमें देखा जाता है कि क्या इसमें कोई ऑफिसर बनने की एबिलिटी है, बट व्हाई नॉट एट 9th 10th लेवल, ताकि जो अगला पूरे का पूरा बच्चे का फ्यूचर है वो उसी पे बेस करता है। एक तो ये होना चाहिए, आई रिकमेंड इट। दूसरी चीज जो हमारे मुल्क में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इन सब्जेक्ट्स को शुरू करने का एक इनडायरेक्ट फायदा जो है, हमारे मुल्क में क्राइम कम होगा, क्राइम रेट डिटीरियोरेट होगा। क्राइम करने वाले कौन है? ये जिनको जॉब्स नहीं मिल रही होती, जो बेरोजगार होते हैं, जो टेंशन, एग्जैक्टली, जो स्ट्रेस में होते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, हम कमाएंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे, तो उनको ऑटोमेटिकली जब काम मिलना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई स्किल उनके हाथ में होगा, तो ये क्राइम रेट भी कम होगा। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन, और सज्जाद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया था। सज्जाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब, नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है हायर एजुकेशन की जानिब से, ये डिग्रियाँ, टेक्निकल डिग्रियाँ जो हैं, इनका इनेकाद किया जा रहा है, इस वाले से हमने बात की है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने स्किन केयर रूटीन के हवाले से, क्योंकि आपको पता है सर्दियां चली गई हैं और मौसम चेंज हो चुका है और गर्मियां आने ही वाली हैं, और अब थोड़ी सी गर्मी महसूस भी हो रही है, और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हमारी स्किन केयर ख़ास तौर पर, उसके हवाले से हमें अपनी जो एक पैराडाइम शिफ्ट होती है उसको चेंज करना होता है कि हमने सर्दियों में कुछ और अपनी रजीम रखनी होती है, गर्मियों में आके हमें कुछ और चीज़ों को परस्यू करना होता है। तो स्किन केयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा मशवरा दिया जाए, आपको अच्छी प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया जाए कि किस तरह की प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करनी है, आपकी स्किन टाइप किस तरह की है और उस पर किस तरह का जो है प्रोडक्ट आपने लगाना है। और मेकअप के हवाले से हम देखें तो इस मौसम में आपको पता है शादियों का भी सीज़न है, तो मौसम का और मेकअप का भी एक बहुत ज़्यादा कह लें कि पुराना रिश्ता है, और इस मौसम में ख़ासतौर पर गर्मियों में मेकअप के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं कि हमारी स्किन जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रही होती, पोर्स खुल जाते हैं और मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होता, वो अब केकी सा नज़र आता है, या हमारी जो बेस है वो फट जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना गर्मियों में ख़ास तौर पर ख़वातीन को झेलने पड़ते हैं। तो इस हवाले से हमने आज बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सादिया जाहिद हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे सवालात हैं आपके भी और मेरे भी जो मैंने उनसे करने हैं और उनसे जवाबात हासिल करने हैं। हमारे साथ सादिया जाहिद मौजूद हैं। सादिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, मौसम चेंज हो गया है और जैसे मैं बताई थी कि हमारी स्किन केयर की रजीम भी चेंज हो जानी चाहिए मौसम के साथ साथ। तो गर्मियों का मौसम आ रहा है, इस मौसम में फिर हमारी स्किन केयर रूटीन के हवाले से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम कि किस तरह की स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए हमारी। देखिए, जो ये वाला टाइम है इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम लोग एकदम से सर्दी में से आते हैं, हाँ। हमें गर्मी लगती है तो एसी वगैरह जिस तरह से बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी में बाहर सब जगहों पे ऑन कर लेते हैं, तो वो हमारी स्किन पे सबसे पहले तो इफ़ेक्ट करती है। दूसरी बात ये कि हम लोग सर्दियों में सनब्लॉक लगाने से कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि कोई बात नहीं गर्मी में लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि गर्मियों में सनब्लॉक की शायद ज़रूरत होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है। उसके बाद आपकी डे केयर और आपकी नाइट केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी क्लेंजिंग।
आप अपने स्किन को 1 वीक में 1 टाइम ज़रूर एक्सफोलिएट करें, क्योंकि आपकी स्किन का रिमूव होना बहुत ज़रूरी है कि डेड स्किन आपकी रिमूव हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है, जबकि वो ड्राई नहीं होती, उसको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो वो क्योंकि उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो अगर खुद एक्सफोलिएट अपने घर में कर लें, बहुत सारे हर्बल हमारे पास टोटके हैं जो कि वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी का बहुत मौसम है, वो बहुत अच्छा एक्सफोलिएट स्किन को करता है। इसके अलावा अगर आप सैलून्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेशियल्स हैं जिसमें एक्सफोलिएशन का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब अगर आप फेशियल्स की तरफ आएँ, या घर में तो आपने ये अपनी डे केयर, नाइट क्रीम, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की, सन ब्लॉक आपने लगाया, तो फेशियल्स 2 तरह के होते हैं। हमेशा हम एक ही बात करते हैं कि बस फेशियल करवाना है, फेशियल, जबकि फेशियल ऐसा नहीं होता। एक बेसिक फेशियल है जो कि हमारे सैलून्स के अंदर हम उसको डिफरेंट नाम रख देते हैं, जैसे वाइटनिंग है, गोल्ड है, हर्बल है। इसका पर्पस होता है स्किन को नीट करना। ट्रीट करना कभी भी नहीं होता, स्किन को नीट करना, कि आप क्लेंस करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे, उसको हाइड्रेट करेंगे। जबकि अदर काइंड ऑफ फेशियल्स जो से हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं फॉर एक्नी स्किन, फॉर एंटी एजिंग, फॉर हाइड्रेटिंग। लाइक उसमें हाइड्रा फेशियल इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ वेरी कॉमन नाउ। तो उसके बारे में अगर हम बात करें कि ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। और अगर आप 5 to 6 सिटिंग्स लेते हैं जिसमें इस किस्म के हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम उसको ट्रीट करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक जो फेशियल्स हैं वो अलग हैं, और जो अगर हम हाइड्रा की तरफ जा रहे हैं तो वो एक ट्रीटमेंट के तौर पर हम फेशियल्स ले रहे हैं। हाइड्रा भी एक ट्रीटमेंट है, मैनुअली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस होते हैं। एक फेशियल मैनुअल होता है, एक हम इंस्ट्रूमेंटल, हम जो भी कह सकते हैं, टूल्स के साथ। हाइड्रा तोबाया इससे पहले गैल्वेनिक फेशियल भी हम लोग करते थे, जिसमें भी मुख्तलिफ टूल्स होते हैं लिफ्टिंग के लिए, आपकी एजिंग को कंट्रोल करने के लिए। हाइड्रा एडवांस लेवल के ऊपर आया है कि जिसमें स्पेशली जो एक उसका टूल है, जो सकिंग टूल होता है, जो कि आपकी स्किन में से दर्द सारी रिमूव भी करता है और डिफरेंट सीरम्स को एब्जॉर्ब भी करता है। तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, यूवी लाइट्स हैं, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन मुझे सादी ये बताइए, फेशियल्स की हम बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग जो है फेशियल्स में ब्लीचिंग भी करवाते हैं, तो वो कितना साइड इफेक्ट्स उसके किस तरह के हो सकते हैं हमारी स्किन पर? देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हम ब्लीच को छोड़ नहीं सकते। हम जितना भी अपने क्लाइंट्स को गाइड कर दें कि ब्लीच हार्मफुल होती है, जो जिस तरह से भी उसके जो भी नुकसानात होते हैं, लेकिन उनका हर कोई ना तो लेजर्स करवाता है ना वो फेस वैक्स करवाता है, क्योंकि उसके भी डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते। कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि फेस वैक्सिंग के बाद उनको बहुत सारे दाने और रेडनेस फील होती है, तो वो नहीं उसको करते। तो उसका ज़ाहिरी कोई तो सोल्यूशन हमने निकालना है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा हेयर को आप रिमूव नहीं करवा रहे तो उसको इस कलर में तो लेके आना है कि आपका स्किन कलर फेयर लगे। तो अब उसमें ये हो गया है कि हमारे सैलून्स के अंदर या बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं उसको एज अ पॉलिशर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं जो कि उसको माइल्ड कर देते हैं। तो एप्लीकेशन तो लाजमी तौर पे हम उसकी करते हैं, और जब आप उसको माइल्ड कर देते हैं तो फिर उसके इतने साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन एक चीज़, जो लोग हाइड्रा फेशियल की तरफ जाते हैं उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो साथ पॉलिशर भी ना यूज़ करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने पॉलिशर करवाना है तो आप पहले करवा लें, 1-2 दिन उसमें फिर आप ब्रेक करें, उसके बाद आप अपना हाइड्रा फेशियल करवाएं। तो वो रिकमेंडेड होता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, वरना उनको रेडनेस हो जाती है, उनको रैशेज हो जाते हैं। और ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि हर कोई हाइड्रा फेशियल कर तो लेता है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसको आप करेंगे नहीं तो आपको साइड इफेक्ट सामने ज़रूर आएंगे। लेकिन सादिया, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो हम लोग ब्लीच की बात कर रहे हैं और फेशियल की बात कर रहे हैं उसकी, कि बहुत से लोग हैं अगर फेशियल करवा के आते हैं, ब्लीचिंग भी कराते हैं, तो 1-2 दिन बाद उनका कलर और ज़्यादा डल हो जाता है, इन्हांस होने के बजाय डल हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो चीज़ दिखाई जाती है वो होती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब मार्केट में इतने अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं। और जब आप लोगों को गाइड करें, देखिए गाइडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो नॉलेज है ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको ट्रांसफ़र ठीक तरीके से करें, ये एक अमानत की तरह होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नॉलेज अपने तक महफूज रखते हैं और फिर उनके पर्पज़ में जो चीज़ें उनको इम्पॉर्टेंट लगती हैं
वो करते हैं, सारी तरह से क्लाइंट को गाइड नहीं करते। आप उनको बताएं कि जो आप ये बेसिक फेशियल ले रहे हैं, क्योंकि अब हर चीज प्राइस के अकॉर्डिंग लोग करवाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। नॉर्मल सी बात है कि लोग जो उनसे उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो वो बजाय के प्रोडक्ट को देखें वो प्राइस को देखते हैं कि हमारी रेंज के अकॉर्डिंग क्या है। तो आप उनको गाइड करें कि इसका पर्पस ये है, इस प्राइस रेंज के अगर ये एक्सपेंसिव फेशियल आपको मिल रहा है तो उसका पर्पस क्या है, उसमें कौन सी प्रोडक्ट है और उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज कभी कोई कंप्लेन ऐसी आती नहीं कि स्किन डार्क हो, क्योंकि जो हम सिटिंग्स देते हैं उसमें तो मंथली बेसिस पे आप बाकायदा ग्लो करते हैं, आपके ओपन पोर्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, आपके ब्लैक हेड्स प्रॉपर रिमूव होते हैं और आपकी एजिंग लोगों ने खुद बताया कि रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये मंथली इसकी सिटिंग्स मंथली लेनी चाहिए, बिल्कुल इसको मंथली बेसिस पे लाजमी लें। बाकी आप अपनी घर में जो आपकी डे केयर नाइट क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, हर्बल में बहुत सारे आप टोटके घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है सादी, ये तो हमने थोड़ी स्किन केयर के हवाले से बात कर ली है। शादी सीजन भी इस वक्त उरूज पर है, हर कोई शादियों पे भी जा रहा है, लेकिन आगे से गर्मी है, उसने सबका जीना मुहाल कर देना है। तो मेकअप के ट्रेंड के हवाले से बताइए, इस वक्त क्या मेकअप में इन है, क्या आउट हो चुका है? अच्छा, मेकअप में तो ये है कि अगर मैं आपको इसका जनरल आंसर दूं तो मैं आपको यही कहूँगी कि जी इस वक्त सॉफ्ट लुक्स बहुत ज़्यादा इन है। ओके। और इस वक्त नो मेकअप लुक चल रही है, न्यूड लिप्स की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं हर चीज़ को एक अलग एंगल से देखती हूँ। अच्छा। अगर आप देखें कि ट्रेंड्स और जो ये फैशन है ये कहाँ से आता है, अगर हम इसको चेक करें तो ये एक हमारी बेसिक नीड नहीं है, ये हमारी लग्जरी लाइफ का हिस्सा है। और ये हमेशा वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी होती है, जहाँ पे क्रिएटिव माइंड्स होते हैं जो चीज़ों को जनरेट करते हैं। तो हमेशा फैशन जो सा है, हमारी सोसाइटी में क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, वो अपर क्लास से मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास की तरफ फॉल करता है। अब ये कभी नहीं होता कि एक फैशन एक टाइम में आता है, एक ट्रेंड, और वो ख़त्म भी हो जाता है, या अगर एक टाइम में वो आया है तो सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अपर क्लास से जब वो मिडिल क्लास के अंदर ट्रांसफर करता है तो उसी टाइम में मिडिल क्लास उसको कर रहे होंगे, अपर क्लास नहीं कर रहे होंगे। तो ट्रेंड और फैशन कभी भी एक टाइम में ना तो खत्म होते हैं ना वो आते हैं। इसीलिए ये नो मेकअप लुक बहुत ज्यादा इन है, लेकिन हर कोई नहीं करवाता। ऐसी बहुत सारी ब्राइड्स हमारे पास आती हैं कि जो उनके सबसे पहली बात ये होती है कि हमने रेड लिपस्टिक ही लगानी है। अच्छा, आपने बेस अगर कम किया है या थोड़ा उसको नेचुरल में रखा है, नहीं इसको ज्यादा करें, वरना हमारी घर जाकर कहेंगे कि अच्छा किधर से मेकअप करवा के आई हो, कि आपकी फील आनी चाहिए कि आप सैलून से तैयार होके आई हैं। तो ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। आप इसको ओवरऑल नहीं कह सकते कि हर कोई इस तरह से कर रहा है, ऐसा नहीं करता। लेकिन बेसिक अगर आप बात करें तो ज़्यादातर लोग न्यूड की तरफ और नो मेकअप लुक की तरफ आ रहे हैं। और समर में तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है उन ऑयली स्किन वालों के लिए कि जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी बेस का प्रॉब्लम आपने जैसे जिक्र भी किया था अभी, तो उनका सिर्फ ये कि अब मार्केट में आप थोड़ा सा ना रिसर्च करें। मैं हर चीज़ के बारे में कहती हूँ कि नॉलेज होना चाहिए। अब इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, प्राइमर इतने अच्छे ऑयल कंट्रोल के आ गए हैं कि अगर वो बेस से पहले आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ऑयल आपका कंट्रोल हो जाता है। आपकी फाइन लाइंस बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। उसके बाद अब लिक्विड बेस आप मत इस्तेमाल करें, आप मिनरल की तरफ चले जाएं, क्योंकि मिनरल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो काफी नेचुरल इफेक्ट देती है। पाउडर को थोड़ा कम इस्तेमाल करें। बाकी तो आपने अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए सब चीजें करनी है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन अपने फेस को देखें, अपने फेस को समझें कि आपके फेस के ऊपर क्या सूट कर रहा है। ट्रेंड्स और फैशन को देखना जरूर होता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना कि जब आप देखें तो आप लगे ही ना कि एग्जैक्टली मतलब कुछ किसी को कोई और चीज सूट करेगी, आपके फेस पे कुछ और सूट करेगी, आपके फीचर्स, आपकी बाकी चीजें। मुझे बताइए सादिया, अभी भी हाइलाइटर चल रहा है? हाइलाइटर चल रहा है, लेकिन बहुत ब्लेंडेड हाइलाइटर चल रहा है, क्योंकि फिर भी आपने, वही मैं आपको बता रही हूँ, फीचर्स को इनहेंस करने के लिए आप, और उसमें भी डे टाइम और आप जो नाइट टाइम में फंक्शंस करते हैं उनका डिफरेंस आ जाता है। डे टाइम में इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन इवनिंग के फंक्शंस में तो आपको उसमें जरूरत होती है। हाँ एग्जैक्टली है कि ये चीज़ें हैं, ये ट्रेंड्स हैं जो हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही हम लोगों ने ख़त्म करने होते हैं, और ये एक पैराडाइम शिफ्ट चलती ही रहती है, हम देखते हैं। सादिया जाहिद हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटी की एक्सपर्ट हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही हैं कि हमारे फैशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमने उनको खुद लेकर चलना है। और स्किन केयर के हवाले से जैसे हमने बात की है, फेशियल्स के हवाले से कि आपको महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर फेशियल लेना है ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छी रह सके, और आपने डे और नाइट की जो रूटीन है वो भी आपने रखनी है। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।